नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी कहानी से जो देश के बाहर है लेकिन बेहद अहमियत रखती है। ताइवान के आम चुनाव में पुरानी ही पार्टी डीपीपी ने जीत हासिल की है, पहले से सत्ता में है। आज वोटिंग हुई और करीब 2 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और उसके बाद काउंटिंग भी शुरू हो गई। जो वोटर हैं उनमें बड़ी तादाद युवाओं की है। चुनावी मैदान में असल में 3 पार्टियां शामिल हुईं। ताइवान पीपल्स पार्टी ने पहली बार भाग लिया और मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी, कुमितांग पार्टी केएमटी के बीच ही माना गया और डीपीपी ने बाजी मारी है, ऐसी खबर आ रही है। चीन ने ताइवान चुनाव को सोशल मीडिया साइट्स पर ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के राष्ट्रपति का कहना है कि 2049 तक ताइवान उसका हिस्सा होगा। अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद देता है और उसकी सुरक्षा का भरोसा भी, और कहता है कि उसके ऊपर हमला करके चीन उसे नहीं कब्जा कर सकता। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ताइवान से सहयोग बढ़ाया है और काफ़ी मसलों पर अब सहयोग होने लगा है, लेकिन मान्यता एक देश के तौर पर अभी भी नहीं है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रही हैं और खास मेहमान हैं सना हाशमी, रिसर्च फेलो हैं यहाँ पर और ताइवान में काफ़ी वक्त से रह रही हैं, जानकार हैं। सना, सबसे पहले तो हमें जो यहाँ खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो डीपीपी पार्टी है जो कि पहले से सत्ता में है, उसी ने फिर से चुनाव जीता है। धन्यवाद कादम्बिनी। बिल्कुल, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे दोनों ने ही कंसीड कर लिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है ताइवान की हिस्ट्री में कि जो एक रूलिंग पार्टी ने तीसरी बार भी जीत हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में ही एक वो हिस्ट्री बन गई है ताइवान में। तो डीपीपी ये बिल्कुल अब साबित हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि डीपीपी नेक्स्ट प्रेसिडेंट डीपीपी से ही होंगे। जी, और इस बार वैसे काफ़ी नज़दीक से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था इस बार जो चुनाव हुए हैं कि कोई भी चीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट, तीनों जो मुख्य उम्मीदवार हैं, कोई भी चीन से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसको अब यहाँ पर ये भी होने लगा है कि युवा जो हैं वो चीन के साथ जो पूरा तनाव है उसके बजाय अब इकोनॉमी को लेकर, हाउसिंग के इश्यूज़ को लेकर या फिर वेजेस के इशू को लेकर इस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। जैसे कि चीन जो कर रहा है वो तो आम जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। बिल्कुल, एज इन ये सिर्फ डीपीपी की ही बात नहीं थी कि डीपीपी पावर में थी कि चाइना फैक्टर को उन्होंने हाइक किया, बल्कि चाइना फैक्टर और जो थ्रेट है वो सालों से, वो डिकेड से यहाँ के लोगों की एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सो कभी भी अगर कोई मिलिट्री ड्रिल भी होगा, कुछ होगा, तो वो यहाँ पर बहुत ही सामान्य बात है, कोई ऐसी नई चीज नहीं होती है। बट डिस्पाइट दैट जो हमने देखा है कुछ पिछले स्पेसिफिकली 2020 से जो कोविड शुरू हुआ और चाइना का एग्रेशन जो ताइवान के खिलाफ और बढ़ता गया, कि यहाँ पे ताइवानीज आइडेंटिटी पे बहुत फोकस अभी किया गया। सो ये बोर्ड भी मैं बोलूंगी, ऑफ कोर्स ताइवान एक नॉर्मल कंट्री की तरह जो हम इंडिया में भी जैसे बहुत फोकस करते हैं घर पर, और जो डे टू डे लाइफ के इश्यूज है वो यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बट इसके साथ साथ आई थिंक जो ये डीपीपी के लिए वोट गया है, ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि चाइना फैक्टर, जो चाइना थ्रेट है, वो अभी भी जिंदा है लोगों की, जब वोटिंग पैटर्न की बात हम करते हैं यहाँ पर। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बट ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब डिस्कशन होने के बाद भी और इतना यंग वोटर्स पर फोकस करने के बाद और ये हाई रेंट एंड लो सैलरी के बावजूद भी डीपीपी के लिए वोट गया। वो इसलिए कि चाइना जो अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना रहेगा आगे भी, और जो एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इसके हिसाब से ये भी ताइवान को कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो ये एक एप्रिसिएशन भी है ताइवान के लिए जो डीपीपी के लिए वोट किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा, अगर हम वोटिंग पैटर्न जैसे आप बात कर रही हैं तो शायद सबसे बड़ा फैक्टर जो है यही रहा है कि चीन से जो खतरा है उसको देखते हुए लोगों ने वोट दिया है। बाकी चीज़ों पर क्या कहें कि समझौता किया है? मैं समझौता नहीं बोलूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि एक और चांस दिया डीपीपी को, कि इन चीजों पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम चाइना की ही बात करें और हम ये डे टू डे लाइफ और ये हाउसिंग की बात ना करें। तो मैं बोलूंगी हाँ। कि वो लोगों में बहुत ही परफेक्ट डेमोक्रेसी, मैं ताइवान को बोलूंगी बहुत ट्रांसपेरेंसी रही है।
तो मैं ये सब कहना चाहूंगी इस बात पे कि मौका दिया गया है। सो अगर 4 साल में ये इन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे तो परहैप्स नेक्स्ट टाइम उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म। चीन के साथ तो हमको पता है कि कितना ज़्यादा तनाव है और किस तरह के खतरे में रोज़ ताइवान जीता है, क्योंकि हम जब वहाँ पर गए थे तो हमने जितने लोगों से बात की, कहीं ना कहीं बातचीत में चीन का जिक्र ज़रूर आता है, लेकिन शायद हम भारतीय हैं इसलिए भी ज़्यादा भारत के बारे में बात हुई और ज़्यादा सहयोग की उम्मीद एक भारत से ज़रूर है, जो कि पिछले कुछ वक्त में भारत ने शुरू किया है। तो जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है और जिस तरह से लोकतंत्र को पकड़कर बिल्कुल ताइवान में लोगों ने रखा हुआ है कि हाथ से छूटने ना पाए, खासकर जब हांगकांग की स्थिति देखते हैं, तो क्या और ज्यादा उम्मीद भारत से है और क्या कहा जाता है वहां पर? बिल्कुल, ये आपने बहुत ठीक बात कही। जो हांगकांग से शुरू हुआ था 2014 में, और यहाँ भी सनफ्लावर मूवमेंट हुआ केएमटी के खिलाफ, जब उन्होंने इकोनॉमिक पैक्ट एक साइन करने की कोशिश की विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ है कि हम हांगकांग ना बन जाए। सो ये वन कंट्री सिस्टम के लिए जो ऑपोजिशन है वो प्राइमरली जो हांगकांग के साथ हुआ है, एंड जो डेमोक्रेसी इरोड वहां हुई है, एंड चाइना में जो वोट नहीं कर पाते। तो जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, जब आप लोगों से यहाँ बात करेंगे, जो एक बड़ा फैक्टर यहाँ रहता है कि हमारे पास पावर है वोट करने की। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग एंड डिसाइसिव फैक्टर यहाँ पे रहता है जब लोग वोट करने बाहर जाते हैं। एंड आई थिंक वो इसी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं क्योंकि उनको ये बहुत रियलाइजेशन है कि ये कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी पावर है हमारे हाथ में, जो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो और इंडिया के लिए भी ये लोग बहुत, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ताइवान गवर्नमेंट के लिए भी एंड ऑल्सो लोगों के लिए भी। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक लाइक माइंडेड कंट्री है, एक डेमोक्रेसी है, बहुत सिमिलैरिटीज है, एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आज मैंने यहाँ देखा। और इंडिया में भी हम इस अगले 4-5 महीने में एक फेस्टिवल ऑफ बहुत ही अलग तरीके का हम देखेंगे डेमोक्रेसी का। सो एक बहुत ही इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, जब चाइना के साथ हमारे तनाव शुरू हुए, इनके भी तनाव उसी टाइम पे शुरू हुए, तो इंडिया एक बहुत ही लाइक माइंडेड कंट्री की तरह यहाँ देखा जाता है। तो हमने देखा भी कि पिछले जो डीपीपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने इंडिया पर कैसे फोकस किया। सो ये बहुत ही एक तारीफ और एप्रिसिएशन है इंडिया की लोकतंत्रता के लिए, एंड ऑल्सो कि हाउ इंडिया इज बीइंग सीन, जो ग्लोबल स्तर पे इंडिया को कैसे देखा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही जिंदा रहेगा और बिल्कुल आगे भी बढ़ता रहेगा हर जगह जहां भी लोग इसके लिए कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सना। रुख करते हैं हम अगली खबर का। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओके दौरे पर भारत ने सख्त एतराज़ जताया है। पाकिस्तान की ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मैरियट ने मीरपुर से तस्वीरें भी ट्वीट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मीरपुर से सलाम। भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के इस दौरे को बहुत ही गंभीरता से लिया है और विदेश सचिव ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही यहाँ पर भारत में जो यूके के उच्चायुक्त हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दी गई है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन जारी किया है। उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल इससे पहले भी 2 नवंबर, 21 दिसंबर और फिर 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि किसी ने नीतीश के नाम पर आपत्ति नहीं जताई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। आज इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। हमारे साथ हैं सीपीआई के महासचिव डी राजा। सर, व्हाट वर द इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड? वाज देयर एनी एजेंडा फॉर द मीटिंग? The meeting was held and except TMC, SP, all leaders were there and discussion started. Seat sharing was referred
and it should the talks must be held and concluded as early as possible. That time we came to know that Tamil Nadu Chief Minister informed after Pongal they will do it. Other states also have been advised they should carry on the negotiations and conclude. Then the Rahul's Nyaya Yatra begins. So the Congress leadership will write officially to all parties to support, and leaders can participate at different points at different times according to their convenience. That was. Then the discussion continued how to strengthen the India alliance. There the chairperson, Mr. Karge, has been named. It was accepted. And the convener thing is under consultation. अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी हैं। आज अयोध्या के साकेत कॉलेज में 14 लाख रंगीन दियों से भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप को दर्शाया गया है। 1000 से ज़्यादा कलाकारों ने ये कलाकृति तैयार की। ये कलाकृति 100 फुट लंबी है और 14 रंगों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो ये तस्वीर जो है ये अयोध्या की है, जहां पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये एक पराक्रमी स्वरूप है। हालांकि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो रामलला की होगी, बाल स्वरूप की होगी, लेकिन यहाँ पर एक अलग स्वरूप भगवान राम का दिखाया गया है। कुछ ही देर में ये दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे और बिल्कुल ये पूरा इलाका जो है वो जगमगा उठेगा। 1000 के करीब कलाकारों ने इस पर काम किया है और आप देख सकते हैं कि कितनी लगन से इसमें जुटे हुए हैं सभी। इसमें इसी तरह के और भी कार्यक्रम लगातार वहां पर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात के किन्नर अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर भी अयोध्या पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आमंत्रण मिले न मिले, भगवान श्री राम सबके हैं तो किन्नर अखाड़ा क्यों पीछे रहे। राम मंदिर को लेकर 4 राज्यों के किन्नर अखाड़े ने क्या कहा, बात की हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला ने। अयोध्या में राम मंदिर में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर आप देखिए कि किन्नर अखाड़े से भी तमाम महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं। आप जो है मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये 4 राज्यों के जो किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे बात करते हैं पवित्रानंद जी से जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। क्या आप लोगों को आमंत्रण मिला है आने का, यहाँ पर मकसद क्या है और कोई आपसे बातचीत हुई हो विश्व हिंदू परिषद की? यहाँ हम किसी परिषद, किसी राजनीतिक पार्टी के तरफ से नहीं आए हैं। हमारा अधिकार है, हमारा हक है। राम सिर्फ आरएसएस हो या फिर बीजेपी हो, ये पार्टी है। जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो इनसे हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि राम सबके हैं। निमित्त एक बना है कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने हमारा मंदिर बनाया है। बस एक ये निमित्त बड़ा है, क्योंकि निमित्त होता है हर काम के पीछे तो हर चीज़ अच्छी होती है। यहाँ पे हम किन्नर समाज से आए हैं, अखाड़ों से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व का हर कोई राम नामी यहाँ पर पधार रहा है, तो हम किन्नर पीछे क्यों रहे। इनविटेशन किसी को मिले ना मिले इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ राम का नाम जपने आए हैं और आने वाले 22 को एक ऐतिहासिक जो क्षण है हमारे देश के लिए, हमें जैसे पिछले समाज में डाल दिया था, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं राम के भक्त हैं। आज आपसे बात करने की ताकत ही उसी जगह से आई है जहां से राम आए हैं और आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी विश्व खुशी है हमारे लिए कि हमारे जो राम है अपने महल में पधार रहे हैं। आप लोग गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, क्या आपका कहना है, क्योंकि तमाम सारे लोग, कई सारे और भी बयान सामने आ रहे हैं श्री राम मंदिर को लेकर? जय श्री राम। हम तो पंजाब से आए हैं, राम भक्त है, तो वहाँ से ज्वालामुखी से हम अखंड ज्योत लेकर आए हैं। विश्व शांति के लिए, शांति बनी रहे,
जय श्री राम। हमारा अखाड़ा है यहाँ पर, जहाँ रोज विष्णु पुराण होता है, रोज हवन होता है महादेव और भवनाथ महादेव जी का, और हम 25 तारीख तक यहाँ रुके हैं। तो किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए जो महामंडलेश्वर हैं 4 राज्यों के, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि 25 तारीख तक वो रुकेंगे। वो भी राम भक्त हैं तो उनका भी अधिकार है श्री राम की आराधना करना। अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और सीधा रुख करते हैं हिमांशु शेखर का, जो वहां पर दियों से बनी राम के एक पराक्रम स्वरूप को दिखा रहे थे। हिमांशु, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये अब दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दियों को प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आने में कुछ देरी हुई है, करीब 1 घंटे बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो स्थानीय अयोध्या निवासी यहाँ पर हैं वो यहाँ पर उन्होंने दीपों को प्रज्वलित करने का काम आप देख सकते हैं शुरू कर दिया है। 40,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है जिसके चारों तरफ दियों को प्रज्वलित किया जा रहा है। प्रमोद श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो अयोध्या में पिछले कई दशक से रिपोर्टिंग करते रहे, क्या संदेश देने की कोशिश है दियों को प्रज्वलित करने? देखिए, ये यहाँ की जनता का उल्लास देखिए कि कितने लोग खुश हैं। ये 22 तारीख को और कितना यहाँ पे दिव्य भव्य और दीपक जलाए जाएंगे, आप इससे सोच सकते हैं। ये 40,000 स्क्वायर फीट में 14 कलर में 14 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। यहाँ पे बनाए गए हैं राम की प्रतिमा, योगी जी की प्रतिमा और मोदी की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। तो ये लोगों को दियों के माध्यम से एक ऊर्जा का संदेश दिया जा रहा है, लोग दे रहे हैं कि ये इस तरह से धर्म आस्था को लेकर के और इसको उद्वेलित करने की। निश्चित तौर पर काफी उत्साह है कादम्बनी, और हमें बताया गया है कि जो 5 केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं वो करीब 1 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे, तो जो बाकी दिए हैं उनको भी प्रज्वलित किया जाएगा। जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर आंदोलन का बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वैसे तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने को लेकर लंबी लड़ाई चलती रही, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा तब बना जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने एजेंडे में शामिल किया। राम पर राजनीति को लेकर ये विशेष रिपोर्ट। हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की ये टिप्पणी राम मंदिर आंदोलन और उसके राजनीतिक महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने एजेंडे में शामिल कर लिया? मन को प्रेरणा मिलती रही, नई नई जानकारी मिलती रही। बीजेपी जो 1984 में बीजेपी को 2 सीट आई थी, और उसके बाद के दशक में राजीव गांधी का वो शासनकाल आया जिसमें राजीव गांधी ने शाहबानों का केस आया था, आपको याद होगा, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। जब हिंदू कम्युनिटी नाराज हुई ये मुस्लिम अपीजमेंट के कारण, तो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को अपीज करने के लिए वो ताले खुलवाए और वो शिलान्यास हुआ। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन राजीव गांधी ने वो इनिशिएटिव लिया। उस समय तक VHP अयोध्या का मुद्दा उठाती रही थी, लेकिन लगा बीजेपी को कि ये मुद्दा उनको उठाना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी था। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा जोर से उठाया। दरअसल राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने इसे अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसे बीजेपी ले उड़ी। फिर वह समय आया जब बीजेपी ने इस मुद्दे को चरम पर पहुंचा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को एक नई गति दे दी। राजनीति में जो धीमी आंच के ऊपर राम मंदिर आंदोलन जो था उसका राजनीतिकरण हुआ, और उसके बाद राजनीतिक फायदा हुआ और भाजपा एक मजबूत पार्टी के रूप में उतरी। तो उसके बाद जब अदालत का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उसका प्रचार और पूरी भाजपा उसमें जुड़ी हुई है, ये उसको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो अब राम मंदिर के आगे की कहानी जो है वो एक दूसरी अध्याय होगा, जिसमें धर्म का भारतीय राजनीति में हिंदू धर्म का या आस्था का जो है वो बहुत गहरा और बहुत मजबूत जो है मुकाम होगा, स्थान मिलेगा। लेकिन अन्य दल भी पीछे नहीं रहे।
कांग्रेस बहुत नजदीक से बीजेपी के हर कदम पर नजर रख रही थी। उस समय नेहरू जी का एक प्रयास था, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, कि रामलला की मूर्ति जो वहां पे स्थापित हुई है उसे हटा दिया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने लंबा पत्राचार किया था। वहां के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत जी थे वहां, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर साहब। के नायर साहब ने मतलब नेहरू जी का तमाम कोशिशों के बावजूद, नेहरू जी गुस्सा भी हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने रामलला की मूर्ति वहां से हटने नहीं दी। उसके बाद एक वक्त जब ऐसा आया जब राजीव गांधी को बैलेंसिंग करने की जरूरत थी 90s में, तो उन्होंने वहां ताले खुलवाए, कोर्ट प्रक्रिया के तहत वो ताले खुले थे। 1989 में जब राजीव गांधी ने अपनी लोकसभा का चुनाव शुरू किया तो उन्होंने सरयू नदी के किनारे जो था अयोध्या से शुरू करा, और उन्होंने कहा था कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन वो मामला इतना कारगर नहीं हुआ। दरअसल एक बड़ा फर्क कांग्रेस और भाजपा में है कि अगर 100 भाजपा के समर्थक हों और 100 कांग्रेस के समर्थक हों, तो भाजपा के समर्थक 100 में से 100 जो थे वो राम मंदिर के पक्षधर थे। वहीं वीपी सिंह सरकार ने मंडल का दांव चल दिया था, जिसमें पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान था। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब 1993 में चुनाव हुए तो बीजेपी इसलिए हारी उत्तर प्रदेश में क्योंकि तब तक राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा तो बन चुका था, लेकिन वो उस तरह से आम आदमी को नीचे तक प्रभावित नहीं कर पाया था। और इसीलिए जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने गठजोड़ किया तो जो मंडलवादी राजनीति थी, जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, वो कमंडलवादी राजनीति पर भारी पड़ी। मंदिर आंदोलन का एक अहम पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को आया, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद बीजेपी की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी को जनता से कोई सहानुभूति नहीं मिली और वो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। बाबरी विध्वंस के बाद जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और हिमाचल प्रदेश में, उस पर भाजपा चुनाव हारी। और उसका बड़ा कारण ये था कि जातीय समीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ा, तो भाजपा उसका लाभ नहीं उठा पाई। और मुझे लगता है कि अब जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के मामले को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को एक नए किस्म का एक भाव पैदा किया और उससे उनको राजनीतिक फायदा 100% हुआ। कांग्रेस पार्टी ने दरअसल राम लहर में आधे अधूरे मन से डुबकी लगाने की कोशिश की। वो आप गंगा नहाने जाते हैं और गंगा में पूरी डुबकी ना लगाए, खाली कमर तक गंगा स्नान कर ले और सोचे गंगा नहान के पुण्य मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? तो कांग्रेस पार्टी ने वही किया। कांग्रेस पार्टी या तो इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक लाइन लेती, जो बाबरी मस्जिद का गिराई गई, उस समय नरसिम्हा राव केंद्रीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस चाहती थी कि इस मुद्दे का लाभ उसको मिले राम मंदिर का, लेकिन वो खुल के राम मंदिर के पक्ष में भी नहीं आना चाहती थी। तो कोई भी काम जब आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने बिना इसकी चिंता किए कि इसका लाभ होगा कि नुकसान, उसने तय कर लिया कि राम मंदिर मुद्दा जो है हिंदुओं का मुद्दा है और इसको अगर वो लेके चलेगी तो उसको फायदा होगा। इसके बाद बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई पिछड़े नेता सामने आए। कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं ने बीजेपी के ओबीसी आधार को मजबूत किया। कमंडल ने मंडल में अपने को समो लिया। 6 दिसंबर की घटना से अटल आडवाणी ने खुद को अलग कर लिया था। जब वो ढांचा गिर गया था 6 दिसंबर को, तो उसके साथ कई तरह के इश्यूज खड़े हुए। पहला इशू एक तो मतलब जैसे कार सेवकों ने वो ढांचा गिरा दिया था, उसके बाद एक पहला इशू था लीगल, और दूसरा इशू था कि शायद उस समय बीजेपी इस चीज के लिए उतनी तैयार नहीं थी कि खुले तौर पे वो होकर के आए। तो LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ढांचा गिरने से अपने आप को अलग किया था और ये भी साथ में कहा था कि ये एक दुखद दिन है। उसका कारण ये था कि उन लोगों को लगता था कि ये जब तक ढांचा है, हम इसको किसी तरह के संवाद के जरिए या कोर्ट के किसी निर्णय के जरिए हम इसको सुलझा लेंगे और ये ढांचा हटा करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बाद में गठबंधन सरकारों का दौर आया तो बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा ताक पर रख दिया। राम आंदोलन से जुड़े उमा भारती जैसे वरिष्ठ नेता
इसे नेतृत्व की भूल बताते हैं। नीचे भी लाखों लोग बैठे थे और मंच पे भी बैठे हुए थे। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज़ मैंने देखी, जिसकी अनदेखी ही 6 दिसंबर का कारण बनी है, वो है कि जब ढांचा गिर गया और अम्मा जी बोली, राजमाता सिंधिया जी, मुझे कि हमको ले चलो जरा रामलला को दर्शन कराने, तो मैंने उनको वहाँ से मंच से मतलब छत से नीचे उतारा और उनको मैं हाथ पकड़ के ले गई जहाँ ढांचा गिर चुका था। ईंटें बची ही नहीं थी, खाली मलबे पे रामलला विराजमान थे। तो पीएसी और सीआरपीएफ के लोग अपने जूते मोजे उतार के अगरबत्तियों से आरती कर रहे थे रामलला की, और रामलला जी मिट्टी की एक मड़िया के अंदर बैठे हुए थे। तब मुझे लगा, देखो इस भावना की अनदेखी, सीआरपीएफ और पीएसी हम पे गोली चलाने के लिए भेजी गई थी और वो वहाँ मत्था टेक रहे हैं रामलला को, उनकी आरती उतार रहे हैं। इसी भावना की अनदेखी के कारण ढांचा इस तरह से गिरा है। नहीं तो हो सकता है आपस का सुलह होता और शांति और सम्मान के साथ वो ढांचा गिरता। लेकिन नई बीजेपी में राम मंदिर आंदोलन को लेकर पछतावे का कोई भाव नहीं है, बल्कि अब डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि मोदी के आने के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। जब भाजपा को नरेंद्र मोदी के रूप में एक व्यक्ति मिला जिसने जो संकोच था, जो एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो उसके जो चार दीवारी के भीतर जो संवाद होता था, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी खास तौर से थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखते थे, भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के काल में वो संकोच खत्म कर दिया और खुल के बड़े प्रखर तरीके से ये बात कही जाने लगी, और तमाम जो बहुसंख्यकवाद का जो एक भाव आया देश की राजनीति में, उससे भाजपा को फायदा हुआ। पर बड़ा सवाल यह है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर आंदोलन का कौन सा अध्याय शुरू होगा। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में इसे लेकर माहौल गरमाया है, उसके बाद क्या होगा। एक बार एक मुद्दा जब पूरा हो जाता है और उस मुद्दे का पूरा लाभ मिल जाता है, तो जनता तमाम फिर दूसरे सवालों पर भी सोचती है। अभी तो ठीक है, अभी इस माहौल में, इस वातावरण में हो सकता है 2024 के चुनाव में भाजपा को फायदा मिल जाए, लेकिन आखिर जो दूसरे तमाम सवाल हैं, जो आर्थिक सवाल है, सामाजिक सवाल है और सवाल है, वो भी कभी न कभी मुंह बा करके सामने आएंगे, तो उनका भी निदान निकालना पड़ेगा। जो क्रेडिट है, लोग इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। तो बीजेपी को स्वाभाविक रूप से एक स्वाभाविक राम भक्तों की पार्टी हो गई है, तो लोग उसका फायदा अगर कहें किसी तरह का, तो बीजेपी को मिलना भी स्वाभाविक है। और अब मुझे नहीं लगता कि जो सेकुलर पार्टीज है उनमें इतना दमखम होगा कि वो भाजपा को राजनीतिक रूप से परास्त कर पाएगी। तो भाजपा ने एक सेंटर स्टेज पा लिया और सेंटर स्टेज पे उसका दबदबा आने वाले कम से कम एक दशक में मजबूत ढंग से रहेगा। अवध में छाई खुशी की, जाहिर है बीजेपी इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जोड़कर देख रही है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और समंदर पर बने देश के सबसे बड़े पुल अटल सेतु को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस पुल में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इस पुल के बनने से लोग काफ़ी खुश हैं। एनडीटीवी से उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। अटल सेतु से मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफ़र अब 2 घंटे के बजाय 20 मिनट में पूरा हो रहा है।